डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज मैं सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव्स प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 17 लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर पिछले साल नीट में क्वेश्चन आ चुका है। दैट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? दैट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन का कंसेप्ट तो हम सभी को मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बताएंगे हम, है ना। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये हमारे ख्याल में भी नहीं है, हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल। क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी पॉसिबल है? अब वो कैसे? तो इस लेक्चर में मैं यही टॉपिक डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए, क्या यहाँ पर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज़ किए। बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा मैं, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, ठीक है ना। बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम? द सॉल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट्स। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो। अगर मैं एक सिंपल भाषा में आपको ये पूछा, किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट से, चाहे आपसे पूछा या फिर आपसे पूछा, ठीक है ना, मान लीजिए कि इसके अंदर हमने मानो क्या 30 ml एक लिक्विड यूज़ किए और यहाँ पर हमने यूज़ किए 20 ml लिक्विड। अब दोनों को हमने कंबाइन कर दिए, तैयार हो गया सॉल्यूशन, मीन्स रिएक्शन होने पर। और मैं आपसे ये पूछ रहा कि कितने ml सॉल्यूशन तैयार हुआ, कितने ml सॉल्यूशन तैयार हुआ? 30 और 20, कितने ml सॉल्यूशन तैयार हो गए? सारी क्लास बोलेंगी कि सर 50 ml। सही बोले आपने, करेक्ट है आंसर। जो आप 50 ml जो बताए आपने, वो बात की है वहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन की। किसकी? आइडियल सॉल्यूशन की। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा भी, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे हम क्या, मान लीजिए क्या यहाँ पर मैंने 30 ml एक लिक्विड यूज़ किया, सेकंड यूज़ किया 20 ml लिक्विड, दोनों का हमने कंबाइन किए। कंबाइन करने पर यहाँ पर तैयार होगा एक सॉल्यूशन 40 ml। अब आप बोलेंगे कैसा है पॉसिबल? उसको बोलेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। या फिर मान लीजिए आपके यहाँ पर हमने 30 ml एक लिक्विड, एक सेकंड 20 ml लिक्विड यूज़ किए, कंबाइन किए, तो कभी कभार 60 ml भी लिक्विड तैयार हो गया, बराबर है। अब आप बोलेंगे सर वो 30 + 20 वाला समझ में आ गया कि 50 ml तैयार हुआ था। बिल्कुल 100% आपको समझ में आ गया। वो किसकी बात किए थे हमने? आइडियल सॉल्यूशन की। लेकिन जो मैं आपको सेकंड और थर्ड एग्जांपल देके समझाया, जिसमें एक 40 ml बताया मैंने आपको और एक 60 ml बताया, तो ये भी सॉल्यूशन पॉसिबल है ना। और वो रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बराबर है। मीन्स इट इज डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वैन डर वाल फोर्सेस। तो आज हम वही टॉपिक का कंप्लीट और डिटेल स्टडी करेंगे। कौन सा? आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मैंने आपको थोड़ा सा भी इशारा दिया कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे क्या? ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ऑल कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर ओबे करता है, उसको फॉलो करता है, उसको मानता है। समझे क्या बोला मैंने आपको? द सॉल्यूशन दैट ओबेज राउल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। एक एक पॉइंट आप देखना, हर पॉइंट को हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है। क्या आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन, बाद में डेल्टा वी डेल्टा एच क्या है, पूरा मैं आपको फील करवा के दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, पॉजिटिव कब रहेगा, नेगेटिव कब रहेगा और इक्वल कब रहेगा, ये भी पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हम यूज करेंगे डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, थर्मो में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए। इसके बाद में फिर मैं आपको समझा दूंगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा आएगा, इस पर क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। और लास्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल भी मैं आपको क्लास में याद करवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसका डेफिनेशन ये है
द सॉल्यूशन दैट ओबेज बताने का है, दैट ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करेगा, कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। क्या बताएंगे आप इसको? आइडियल सॉल्यूशन। याद हो आपको कंसेप्ट मैंने आइडियल सॉल्यूशन बताया था क्या? P1 इज इक्वल टू द P1 नॉट इंटू x1 और P2 इज इक्वल टू द P2 नॉट इंटू x2। सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द P1 प्लस P2 है ना, और यही इक्वल रहता है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट इंटू x2। देखिए मैंने यहाँ से आपको स्टेटमेंट बताया था, और कौन से सॉल्यूशन की बात करेंगे हम? बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन मींस जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ये P1 याद आया क्या आपको? ये था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या था? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो P1 इज इक्वल टू द P1 नॉट x1 और P2 इज इक्वल टू द P2 नॉट x2। तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ P1 सॉल्वेंट, और x1 रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। तो P2 नॉट क्या था? नॉट अगर लगा रहे तो हमने P1 हो जाएगा, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ P1 सॉल्यूट, और ये वेपर क्या रहेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था कि देखिए द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स is the product of vapor pressure of pure components and its mole fraction, that is Raoult's law। ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो इससे पहले की जो लेक्चर है मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 1, जिसमें पढ़े थे हमने राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना, वहां से आप उसको डिटेल पढ़ लेने का, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे, ठीक है ना। तो कंसेप्ट समझ आएगा आपको कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा इसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये है क्या? जिसमें डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी ये 0 रहेगा, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में कोई चेंजेस नहीं हो, प्रूफ करके बताता मैं आपको, ठीक है ना। थर्ड है इसमें डेल्टा V मिक्सचर इज इक्वल टू 0, ठीक है। फोर्थ है डेल्टा S एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा G इज लेस देन 0 फॉर ऑल बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फॉर बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा। एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो हम एक काम करते, ये कंसेप्ट समझ में आया कि आपको पहले ये पढ़ना है क्या? डेल्टा H इज इक्वल टू 0 कैसा रहता, मैं आपको प्रूफ करके बताता। डेल्टा V इज इक्वल टू 0, डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा G इज लेस देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 रहा तो ये हमेशा डेल्टा G इज लेस देन 0 आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये है गिव्स एनर्जी चेंज। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S बराबर ये देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर रहा तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस डेल्टा S, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ठीक है ना। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता, ठीक है। हाँ नोट कर लो। चलिए देखिए राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन समझ में आ गया आपको? आइडियल सॉल्यूशन समझ गए? हाँ अब मैं एक काम करता है, इसको थोड़ा सा साइड में लिख के रखता, जो आपको देखते देखते याद हो जाएगा। फर्स्ट था टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ओके। सेकंड वाला है डेल्टा H इज इक्वल टू 0, थर्ड वाला है डेल्टा V इज इक्वल टू 0, दैट इज मिक्सचर, ठीक है।
फोर्थ है डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। ये तो फॉर ऑल सभी के लिए रहेगा, बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि डेल्टा वी यहाँ पर जीरो कैसा आ रहा। देखिए जो मैं आपको वाटर वाले एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने पीवर ए यूज़ किए लिक्विड, और सेकंड यहाँ पर पीवर बी। इसमें ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये बी, ठीक है ना। इनको हमने कंबाइन किए, कैसा रिएक्शन हो बताइए आप। रिएक्शन होने पर ऐसा हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, मान लो मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया 50 ml और ये यूज़ किया 100 ml। कितना? 50 ml और वहाँ पर पीवर बी, मतलब दो लिक्विड यूज़ किए हमने, एक है 50 ml और एक है 100 ml। इसको आप सॉल्यूट मान लो, इसको सॉल्वेंट मान लो। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट है ना। अब दोनों का आपने क्या किया, कंबाइन कर लिए। कंबाइन करने पर ठीक है ना, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ए बी सिंपल सी बात है 150 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 ml बराबर है। इसको आप मान लो V1, ये रहेगा V2 और ये रहेगा V फाइनल वॉल्यूम। सो डेल्टा V इज इक्वल टू VI माइनस VF, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम को दोनों कंबाइन करो, कितना था ये? 50 प्लस 100 है ना। और यहाँ फाइनल कितना है बताइए? VF, V फाइनल ये 150 ml, ठीक है। अरे उल्टा लिख दिए यहाँ, V फाइनल माइनस V इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम है ना। तो फाइनल वॉल्यूम कितना तैयार हो गया था? 150 ml हो गया था सर, बराबर है। अब फाइनल में से हमने इनिशियल को माइनस कर दिया, तभी बोलेंगे इसको चेंज, कितना चेंज आ रहा। तो देयर इज नो चेंज, कितना आ जाएगा बताइए? 150 माइनस है ना, कितने? 50 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पर डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 है। समझ गए ना? मतलब जितना यहाँ पर रिएक्टेंट का वॉल्यूम था उतना ही यहाँ पर प्रोडक्ट का वॉल्यूम है ना। और हम अभी तक यही इमेजिन करते कि जितना रिएक्टेंट का वॉल्यूम यूज करेंगे हम उतना ही प्रोडक्ट का वॉल्यूम तैयार होगा। मतलब हमारा जो इमेजिनेशन है सही है, लेकिन हम हमेशा सॉल्यूशन को कौन सा मानते हैं? आप आइडियल सॉल्यूशन मानते हैं। क्या मानते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन सारे सॉल्यूशन जो है ये आइडियल नहीं रहते, उसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। अब नॉन आइडियल में भी दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। तो डेल्टा भी कितना रहेगा इसमें? 0। मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जितना रिएक्टेंट का वॉल्यूम रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का वॉल्यूम रहेगा। सो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का वॉल्यूम है उतना ही प्रोडक्ट का वॉल्यूम रहेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दैट इज डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। समझ में आ गया क्या आपको? यहाँ पर जो हमने यूज किया कि जितना वॉल्यूम रिएक्टेंट का था उतना ही वॉल्यूम प्रोडक्ट का है। इसमें कोई डाउट है क्या? पक्का? तो ये किसी बात की हमने आइडियल सॉल्यूशन की, डेल्टा वी प्रूफ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे भी पॉसिबल है कि यहाँ पर v इज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता? बिल्कुल हो सकता। और v इज नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हो रहा है कि v यहाँ पर निगेटिव भी रह सकता और v पॉजिटिव भी रह सकता। वो भी हम पढ़ेंगे किसमें? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है ना? पॉज करके नोट कर लो आप। अब मैं आपको डेल्टा एच बताता, चेंज इन एंथैल्पी, हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे इसके नाम हैं। चलिए देखिए, सेकंड देखिए आप, क्या हमने क्या किया यहाँ पर? हाँ, ये है ए एक रिएक्टेंट है और बी और ये बी ये रिएक्टेंट, इसको तोड़ रहे हैं हम, इसको भी तोड़ रहे।
तो मॉलिक्यूल को अगर हमारे को तोड़ना है तो वहां पर हमारे को एनर्जी देना पड़ता, वहां से एनर्जी रिलीज नहीं हुई, याद रखना आपने। अगर हमारे को इस पेन को तोड़ना है तो यहाँ पर हमारे को इसको एनर्जी देना पड़ेगा। जब इसके पास में एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और ये टूट जाएगा। अभी तो स्टेबल है ना, है ना। जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा हो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए अभी तो ये स्टेबल है, शांत है, इसको कोई सताने का काम नहीं। लेकिन जब यहाँ पर हम इसको एनर्जी देंगे, मान लीजिए ये पेन है, इसको अगर हम एनर्जी देंगे, है ना, तो इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी बढ़ गई, है ना, और ये बॉन्ड टूट जाएगी। मतलब किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, और एनर्जी देना पड़ेगा मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो ये रहेगा, बताइए आप, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जहां पर डेल्टा एच क्या रहेगा? पॉजिटिव, बराबर। इस मॉलिक्यूल को भी तोड़ना है, इसमें भी क्या रहेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और ये भी क्या रहेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, है ना, कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बाद में क्या हुआ कि ये दोनों का इंटरेक्शन हुआ, ये आपस में टकरा, हमने इनको कंबाइन किए, है ना। कंबाइन करने पर क्या हुआ? क्या ए का रिएक्शन बी के साथ हुआ, बराबर। जब यहाँ पर हमने एनर्जी दिए तो इसके पास में एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो गई, दोनों परेशान हाल हो गए, ए भी परेशान और बी भी परेशान, दोनों मॉलिक्यूल, बराबर। क्या होगा? क्या ये दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा, रिएक्शन होगा, है ना। रिएक्शन होने पर क्या होगा कि ये दोनों जब एक दूसरे से टकराएंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये लिया, है ना, ये ए मान लो आप, इसको बी मान लो, जब ये आपस में ऐसे टकराएंगे तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे, और जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होगी तो वैसे वैसे मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, बराबर ना। तो क्या तैयार होगा इसमें? ए और बी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा। समझ में आया क्या आपको? क्या बोला आपको? बताइए। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा, समझे क्या बोला? देखिए क्या था कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल था, क्योंकि अभी यहाँ पर इसके पास में एनर्जी कम थी। हमने क्या किया कि इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दे दी है बॉन्ड तोड़ने के लिए, बॉन्ड ब्रेक डाउन किया हमने, है ना। जब ये मॉलिक्यूल एनर्जी लेगा, ठीक है, तो जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एनर्जी एब्जॉर्ब, तो इसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। अब एनर्जी इसने लिया तो सोचो थोड़ा सा कि यहाँ पर इसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? बढ़ जाएगी एनर्जी, है ना। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब अनस्टेबल से ही क्या चाहेगा? स्टेबिलिटी, क्योंकि दुनिया का हर मॉलिक्यूल नहीं बल्कि दुनिया का हर इंसान स्टेबल होना चाहता है। समझिए क्या? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये भी स्टेबिलिटी की एक एग्जांपल है, बराबर है। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल स्टेबल था, इसको हमने एनर्जी दे दी, ये बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूटने पर क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया। अब इसको तो कोई सहारा नहीं बचा, ये किसी दूसरे का सहारा ढूंढेगा। तो यहाँ इसको कुछ नहीं मिला, एक सेकंड वाला मॉलिक्यूल मिला, ये भी परेशान ये भी परेशान, दोनों भी अनस्टेबल थे, एनर्जी दोनों के पास में ज़्यादा थी, बराबर। जब दोनों के पास एनर्जी ज़्यादा थी, दोनों आपस में आके मिलेंगे। ऐसा मिलने से क्या होगा? क्या एनर्जी ज़्यादा रहने की वजह से ये आपस में जब टकराए तो एनर्जी इन्होंने रिलीज कर दी। अब जैसे जैसे इस मॉलिक्यूल का एनर्जी रिलीज होगा तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, बराबर है, और एक स्टेज पर आकर ये बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आ गया ना? तो मान लीजिए आप, एक कंसेप्ट समझ में आ गया। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल ने क्या किया था, क्या 50 जूल एनर्जी लिया, और इस मॉलिक्यूल ने 100 जूल एनर्जी ली। ऐसा मान लो कितना? 50 और एक ने 100, बराबर है। बाद में जब ये आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने एनर्जी रिलीज किए कितना? 150। ये माइनस बता देंगे क्योंकि ये कौन सा है ना? एक्सोथर्मिक है ना रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बराबर है ना। तो देखिए जितनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल ने यहाँ पर एब्जॉर्ब किया था उतनी ही एनर्जी रिलीज कर दिया, बराबर है। डेल्टा एच याद होगा आपको, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, याद है ना। तो देखिए प्रोडक्ट की एंथैल्पी और माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये कितना होगा यहाँ पर बताइए आप? ये होगा सर +50 +100 और ये -150, दैट इज 0। सो वी कैन से दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू, बराबर है, डेल्टा एच कितना रहेगा यहाँ पर बताइए? 0। मीन्स देयर इज नो चेंज इन
एनर्जी, सो वी कैन से दैट, है ना, इन आइडियल सॉल्यूशन नो गेन नो पेन, ना ही तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और ना ही तो एनर्जी रिलीज हुई। समझे क्यों बोला मैंने आपको ऐसा? आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद पहले तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया और बाद में यहाँ से एनर्जी रिलीज हो गई। सो डेल्टा एच इज ऑलवेज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ गया क्या लेक्चर? ये जो टॉपिक अभी तक जितना समझाया तो ठीक है, नोट कर लो। हाँ, चलिए देखिए, अब यहाँ ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा हूँ राउल्स लॉ वाला कंसेप्ट, क्या टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये जो है इधर की प्रॉपर्टी, ये है कैलकुलेटेड या फिर थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी बताया हमने इससे पहले लेक्चर में। कौन सा? थ्योरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी, बराबर है। और ये कौन सा है, याद है आपको? ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी, जो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुई। और राउल्स ने ये प्रूफ किया था, देखिए आप, टोटल प्रेशर के P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। और एक्सपेरिमेंट से भी यही बात प्रूफ हुई कि राउल्स ने जो बताया था, बराबर है, कि टोटल प्रेशर, लेकिन कौन सा? ऑब्जर्व, जो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ, यही इक्वल रहता थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज, है ना, थ्योरेटिकल, है ना, क्या रहेगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो ये ऑब्जर्व प्रॉपर्टी है और ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है। ऑब्जर्व प्रॉपर्टी की प्रूफ हुई एक्सपेरिमेंट से, है ना, हो सकता है उसने वहां पर यूज किया होगा MMHG, जिसके लिए यूज करते हैं मेमोमीटर, बराबर है ना। और एक ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। और डेल्टा एस, वो भी कंसेप्ट बताया था मैं आपको। डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसका कंसेप्ट कैसे है? सोचिए कि अगर हम एक रिएक्टेंट मतलब मीन्स एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हमने कंबाइन किए, कंबाइन करने पर सॉल्यूशन तैयार हो। तो सोचो आपके सॉलिड और सॉल्वेंट को जब हम कंबाइन करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल और आयंस की संख्या, तादाद, क्वांटिटी बढ़ रही है ना, मीन्स यहाँ पर डेल्टा एस भी बढ़ेगा, बराबर। और जब डेल्टा एस बढ़ेगा तो डेल्टा जी कम हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और एक कंसेप्ट ये है कि डेल्टा एस का, डेल्टा एस बोले तो एंट्रोपी रहता है। एस क्या है? एंट्रोपी। और डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज। अब सबसे ज्यादा एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है? रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट डिटरमाइन डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। सबसे ज्यादा रैंडम पार्टिकल किसके रहते हैं? गैस के। उससे कम किसके रहेंगे? लिक्विड के। और सबसे कम रैंडम पार्टिकल सॉलिड के, है ना। सॉलिड की एंट्रोपी, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर या फिर जीरो टेम्परेचर पर जीरो रहती, जिसे हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, जो आगे के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एंट्रोपी किसको बोलेंगे? आपका सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका रहेगा? गैस का, क्योंकि सबसे ज्यादा रैंडम पार्टिकल इसके रहते हैं, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। ये भी हमारे लेक्चर नहीं है ना, तो मैं डिटेल एक्सप्लेन करता था इस टॉपिक को, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा रैंडम पार्टिकल बेतरतीब किसके रहेंगे? गैस के, फिर बाद में लिक्विड और सबसे कम रैंडम पार्टिकल सॉलिड के रहेंगे। सो वी कैन से दैट, है ना, एंट्रोपी ऑलवेज गैसियस मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। याद रखिए एंट्रोपी। और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, बिकॉज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। वो भी हम थर्मो में पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट समझ में आएगा आपको आइडियल सॉल्यूशन का? पक्का। और एक बात बताता मैं आपको, देखिए मान लीजिए यहां मैंने यूज किया मेथिल अल्कोहल,
और यहाँ यूज़ किया मैंने इथिल अल्कोहल। ये आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल है। एग्जांपल का 1% भी आप टेंशन मत लो, 1% भी टेंशन मत लो, मैं बताता आपको क्या है, ठीक है ना। जिसको हमने यहाँ बताए थे ना सर, ये एनसीईआरटी में ए बताया ऐसा, बी इस तरह, ये एक रिएक्टेंट, ये सेकंड रिएक्टेंट, बराबर है, दोनों मिला करके क्या तैयार हो गया, सॉल्यूशन, है ना। ए बी और क्या है, मिक्सचर है ना, CH3OH प्लस C2H5OH, दोनों का मिक्सचर तैयार होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन मत पाओ। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या जितना फोर्स ऑफ एट्रैक्शन FOA, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन AA का है, मीन्स रिएक्टेंट का है ना, उतना ही फोर्स ऑफ एट्रैक्शन AB का है। ये प्लस करने का आपको, AABB, है ना, इज इक्वल टू AB, मीन्स जितना फोर्स ऑफ एट्रैक्शन CH3OH प्लस C2H5OH का है, इतना ही फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ये मिक्सचर का है, याद रखिएगा, ठीक है। मीन्स इस पर से आपको कंसेप्ट क्या समझ में आ रहा है, कि द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ प्रोडक्ट। FOA, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हमने रिएक्टेंट कंसिडर किए। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितना फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रिएक्टेंट का रहता उतना ही फोर्स ऑफ एट्रैक्शन प्रोडक्ट का रहता। मीन्स यहाँ पर इसके फोर्स ऑफ एट्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता। इस बेसिस पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। कहीं पर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बताते हैं हम, कहीं पर इंटरेक्शन बताते हैं, है ना। जितना इंटरेक्शन ये दोनों का है उतना इंटरेक्शन इसका है, बराबर है। एक तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बता दो या फिर आप इंटरएक्शन बता दो, है ना। जितना इंटरएक्शन है ना रिएक्टेंट का है उतना ही इंटरएक्शन किसका रहेगा, प्रोडक्ट का। दैट इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ गया आइडियल सॉल्यूशन क्या है तो, पक्का। चलो नोट कर लो आप ये। हाँ, अब एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना। एक लॉजिक है इसको समझने का, क्या इसमें साइज का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं होना, स्मॉलेस्ट डिफरेंस ऑफ साइज, है ना। एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त है, देखिए आप, CH3OH प्लस C2H5OH, ये डिफरेंस चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस चलता। कौन सा, CH2 ग्रुप, बहुत छोटा डिफरेंस है दोनों के साइज का, है ना, 14 यूनिट का है, 12 14 14, बराबर है। ये एग्जांपल किसकी है, आइडियल सॉल्यूशन की, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 देखिए आप, C2H5 बॉन्ड Br प्लस C2H5 बॉन्ड I, बराबर है। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन अमरावती, बराबर है ना। तो यहाँ से इसका डिफरेंस चल जाएगा, ये डिफरेंस चलता, लेकिन ये डिफरेंस नहीं चलने वाला, ये वाला बताता मैं आपको, बराबर है। थर्ड एग्जांपल देखिए आप, C2H5 बॉन्ड Cl प्लस C2H5 बॉन्ड Br, हो सकता है आइडियल, बिल्कुल 100% ये आइडियल सॉल्यूशन है क्योंकि साइज का थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा, है ना। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 9 17 35 53 और ये है 85, बराबर है ना। चलिए देखिए, तो साइज का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस चलेगा, मतलब ये सेकंड रो में है, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अगर आप डायरेक्ट जब यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये डिफरेंस नहीं चलता। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंस नहीं चलने वाला, C2H5Cl प्लस C2H5 बॉन्ड I। तो एग्जाम्पल रखने के लिए जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ वो याद रखने का। सेकंड एग्जांपल ये भी नहीं चलता, CH3 बॉन्ड OH प्लस C3H7OH, है ना, मीथिल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल, ये भी डिफरेंस नहीं चलता। जो डिफरेंस चलेंगे मैं पूरे क्रिस्टल क्लियर आपको समझा देता हूँ। चलिए देखिए, हाँ, एग्जांपल नंबर 4 है, बेंजीन, क्या फॉर्मूला है सर, C6H6 प्लस क्या है, टोलिन, चलेगा,
C6H5CH3 बिल्कुल सर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, समझा, बेंजीन प्लस टोलीन। नेक्स्ट, अच्छा एन हेक्सेन, ये पूरे एनसीईआरटी के एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, प्लस एन हेप्टेन, एन हेप्टेन डिफरेंस चलेगा? हाँ सर बिल्कुल चलेगा। क्यों? इसमें 6 कार्बन, इसमें 7 कार्बन, C6H14 C7H16 CH2 का डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस नहीं चल सकता। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन हेक्सेन प्लस एन ब्यूटेन, नहीं चलने वाला, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा। इसको साफ कर दूं? चलिए देखिए, ये डिफरेंस नहीं चलने वाला, क्योंकि ब्यूटेन क्या है C4H10, नहीं चलेगा ना। ये C6H14 था, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जा रहा, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन का, ऐसे डिफरेंस नहीं चलता, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बता रहा हूँ आपको? चलिए देखिए, अच्छा ये चल सकता है क्या? C2H4Cl2 प्लस C2H4Br2, बिल्कुल सर चलेगा, क्योंकि Cl और Br के डिफरेंस है, दोनों सेम है। अच्छा ये चलेगा C2H4Br2 प्लस C2H4I2, बिल्कुल सर, ये भी एग्जाम्पल चलेगी, किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। कंसेप्ट समझ में आया क्या? आइडियल सॉल्यूशन में क्या है? पक्का? तो आप ये बताओ, ये एग्जाम्पल आप रटेंगे क्या समझेंगे? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा एग्जाम्पल है जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है या फिर नहीं है? पहचानिए बराबर, रटेंगे क्या समझेंगे? समझना आप इसको, लॉजिक समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। आइडियल सॉल्यूशन एकदम क्लियर हो गया। इथेन प्रोपेन हो सकता है क्या? हाँ सर होगा। 8 एग्जाम्पल, C2H6 प्लस C3H8, बिल्कुल हो सकता है, इथेन प्रोपेन। लॉजिकली आपको पूछ सकते हैं एग्जाम पे, ठीक है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया पक्का, ठीक है ना। इसका ग्राफ समझा दो। चलिए देखिए, हाँ इसको पॉज करके नोट कर लो आप, एग्जाम्पल अच्छे से याद करना, अगर इसमें कुछ डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट करना। चलिए देखिए, हाँ अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, बहुत अच्छे से समझाने की इसको कोशिश करता हूं मैं, ध्यान से देखना। देखिए यहां पर हमने ग्राफ लिए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है ना, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन वाला मैं टर्म्स ले रहा, कौन सा? मोल फ्रैक्शन, है ना, ठीक है। ग्राफ भी मैं आपको क्लास में याद करवा देता। देखिए मान लीजिए यहां पर मैंने x1 यूज किया और ये x2 इज इक्वल टू 1, थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा मजा आएगा आपको। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट पे क्या किया हमने, क्या सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐड करने पर क्या होगा, क्या सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ऐड करने पर, और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। समझ में आया क्या बोला मैं आपको? क्या इसमें क्या किया हमने, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यूज की, बराबर है। क्या होगा इसमें कि सॉल्यूट में अगर हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा इधर जाने पर, है ना ग्राफ में, और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर है। सो वी कैन, है ना, रिटर्न एज x1 इज इक्वल टू 1, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर है। मीन्स यहाँ पर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, कहाँ तक के पहुंच गया? 0 पर, बराबर है। अब देखिए, तो यहाँ पर जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट ये भी इंक्रीज हुआ, बराबर है ना। देखिए क्या यहाँ पर सॉल्वेंट था जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0 था, है ना, फिर हमने क्या किया कि सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट को ऐड करते चले गए। सॉल्यूट को जब ऐड करेंगे आप
तो यहाँ पर इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, बढ़ गया वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इधर से अगर हम इसका ग्राफ ऐसा ड्रॉ करेंगे, बराबर है, इधर से इधर आने पर इस सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा, बढ़ गया। जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट आल्सो इंक्रीजेस, हो गया इंक्रीज। सो है ना, यहां से इधर जाने पर पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द, है ना, बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो हमने राउल्स लॉ में पढ़े थे, याद आए, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, बराबर है। इधर देखिए आप, वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, बराबर है, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, है ना। अब दोनों को कंबाइन कर लो आप, ये इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है ना, और ये इधर से इधर इंक्रीज हो रहा, और यहाँ पर ये जो हमारे को स्ट्रेट लाइन मिल रहा, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द, बोलो आप, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ग्राफ आपको समझ में आ गया कैसे ड्रॉ किया हमने? अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो मैं आपको 100% ये बोलता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का आपको ग्राफ भी समझ में आ गया। बस डिफरेंस क्या रहेगा, एक तो ग्राफ इसका नीचे आएंगे या फिर ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे तो उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन और ऊपर आया तो पॉजिटिव डेविएशन। कंसेप्ट समझ में आएगा आपको आइडियल सॉल्यूशन का? पक्का? चलो नोट कर लो आप ये, बस बाकी तो कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है इसमें। इधर से इधर जा रहे हम, क्या रहेगा x1, इधर से इधर आने पर x2, इधर से इधर आने पर x2 इंक्रीज हो रहा, यहां से इधर x1 इंक्रीज हो रहा। ठीक है, नोट कर लो। चलिए देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे हम कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को नहीं मानता, ओबे नहीं करता। द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बोलने में तो बहुत इजी लगता कि राउल्स लॉ को नहीं मानता भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन प्रूफ करना है ना। देखिए, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम इसको, बोलो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जब ये राउल्स लॉ को नहीं मानेगा तो यहाँ पर टोटल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू द P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये है थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर और ये है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। थ्योरेटिकल मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किए तो टोटल प्रेशर ये थ्योरेटिकल प्रेशर के इक्वल नहीं आ रहा था, मीन्स राउल्स लॉ के इक्वल नहीं आ रहा था। इसको बोलेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक तो ये प्रूफ करना है हमारे को। सेकंड इसमें ये रहेगा कि डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड रहेगा इसमें डेल्टा H, ये डेल्टा V मिक्सर रहता ना, और डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ, ये तो पढ़ने का भी काम नहीं है, डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा G इज लेस देन 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, याद है आपको। अब इस पर हम डिस्कस करेंगे, ये वाले टॉपिक पर, इस पर। अच्छा, मतलब टोटल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो नॉट इक्वल का मीनिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर एक तो टोटल प्रेशर कम रह सकता या फिर टोटल प्रेशर ज्यादा रह सकता। समझ में आ रहा ना आपको क्या बोला? तो एक तो ये टोटल प्रेशर लेस देन इसके रह सकता या फिर ग्रेटर देन रह सकता। लेस देन अगर रहेगा तो उसको हम नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे और ग्रेटर देन रहा तो पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पर जो मैं लिखा डेल्टा V मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू 0, क्या लिखा? डेल्टा V मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू 0। क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से देखिए, नेगेटिव डेविएशन कब रहेगा?
ये बताया था मैं आपको, फिर बाद में एक एक पॉइंट पढ़ेंगे ना इसका डिटेल, है ना। क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग रॉड्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, है ना, फ्रॉम रॉड्स लॉ। सो तो नेगेटिव में क्या रहेगा, टोटल प्रेशर इज लेस देन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। क्या मीनिंग हो रहा है इसका, कि P1 इज लेस देन P1 नॉट x1 बराबर है, और P2 इज लेस देन P2 नॉट x2, सही है ना, अभी पढ़े हमने। और सेकंड वाला पॉइंट ये है कि डेल्टा V मिक्सचर इज लेस देन 0, तभी आएगा ना। थर्ड ये है कि डेल्टा H इज लेस देन 0, प्रूफ करवा के दे तो मैं आपको एक एक पॉइंट इसका, बराबर है। और ये जो पॉइंट है फोर्थ वाला, क्या डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा G इज लेस देन 0, ये तो कॉमन रहेगा सभी के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ये हमारे को प्रूफ करना है। और इसी के साथ साथ इसकी एग्जाम्पल, जिस पर हम बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे, अच्छा फोकस करेंगे, तब जा करके आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ये नेगेटिव डेविएशन की बात की हमने। अगर मैं आपके सामने पॉजिटिव डेविएशन की बात करता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन में आपको क्या क्या दिख रहा है, देखिए, क्या टोटल प्रेशर, मतलब ऑब्जर्व वाला जो प्रेशर है ना, ये ग्रेटर देन रहेगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। एक एक पॉइंट याद रखना, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1 और P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट x2, ठीक है ना, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ये है कि डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0, थर्ड डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, और फोर्थ, है ना, डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा G इज लेस देन 0। ये लिखा रहा मैं इसलिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसके रियल एग्जांपल कैसी है और हमारे को कैसा पढ़ना है, या तो उठ पटांग पढ़ लेंगे आप, ठीक है ना। पहले आप एक काम कीजिए, इसको नोट कर लो, बाद में हम क्या करते, क्या नेगेटिव डेविएशन कब बताएगा, डेल्टा V कब नेगेटिव रहेगा, डेल्टा H कब नेगेटिव रहेगा, है ना, और टोटल प्रेशर ये कम कब रहेगा, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से, है ना, कैलकुलेटेड से, ऑब्जर्व वाला कम कब रहेगा, ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब हेडिंग डालिए, हाँ नोट किए, ठीक है, चलिए आइए देखिए। देखिए कंसेप्ट ये है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, कहाँ से शो कर रहे हैं, फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है ना। तो इधर भी एक काम करते, शॉर्ट ट्रिक्स लिख लेते इसका। नंबर 1, टोटल प्रेशर इज लेस देन P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, P1 is less than P1 not x1, P2 is less than P2 not x2, second delta V is less than 0, third delta H is less than 0, fourth delta S is greater than 0 और delta G is less than 0। ये पॉइंट बराबर है। देखिए यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ, क्या मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स यूज़ किया, जो हमारी एनसीईआरटी के एग्जांपल है हम वैसे लिख लेते, समझाने के बजाय थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ यूज़ किया हमने बी मॉलिक्यूल बी, है ना। देखिए क्या होगा इसमें, ए बी एटसेट्रा। अब ये देखा गया, क्या मान लीजिए हमने यहाँ पर यूज़ किए 50 ml, ये यूज़ किए 100 ml, है ना, और यहाँ पर सॉल्यूशन बन रहा 120 ml, ये ml। पहले मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ। तो ये कौन सा वॉल्यूम है, फाइनल है, और ये कौन सा है, इनिशियल है, VI, बराबर है ना। क्या हुआ, क्या इसमें
फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल कितना था 120 था सर ml, और ये कितना है 150, तो -30 आ गया आंसर। मतलब देखा ये गया, हालांकि आपको थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन होता रियल में ऐसा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करके बताता हूँ, ठीक है ना, क्यों हो रहा होगा, क्या इसके लिए कंडीशन है, सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। मान लीजिए इसकी जो फेमस एग्जाम्पल है वो मैं आपको समझाता कि हमने यूज किए क्लोरोफॉर्म, बराबर है। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करवा रहे हैं हम एसीटोन के साथ, CH3 बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, है ना। क्या हुआ, ऐसा समझ लो कि मैंने 50 ml यहाँ पर क्लोरोफॉर्म यूज़ किया और 150 ml मैंने यूज़ किया यहाँ पर एसीटोन। दोनों को मिक्स करने पर क्या होगा कि ये इसके साथ मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार कर देगा। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे, है ना, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, है ना। ये देखिए ऐसा Cl बॉन्ड C, Cl Cl, है ना, बॉन्ड H O डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, बराबर है। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या देखिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका इंक्रीज हो रहा एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड, बराबर है। जब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये मॉलिक्यूल पहले दूर दूर थे, ठीक है ना, ये और ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे से दूर दूर थे, कंबाइन करने पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता एज कंपेयर टू वंडरवाल फोर्सेस। बताओ मैं आपको वंडरवाल फोर्सेस की भी 5 टाइप्स है, कौन कौन से है वो पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो रहा दोनों के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में तैयार होता है, फोन में, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो तो हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और अदर एटम पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और उस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हमारा टॉपिक नहीं है, मैं आपको बता रहा इसी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये क्या तैयार कर दिया हमने, H बॉन्ड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। मीन्स यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। जब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना, पहले मॉलिक्यूल दूर दूर थे, है ना, मान लो कि हमने गैस लिए एक कंटेनर में दूसरे कंटेनर में, मैं आपको इसी गैस के थ्रू बताया था, ये कंटेनर दो कंटेनर गैस लिए थे हमने दोनों कंटेनर में। क्या हुआ कि एक में अमोनिया गैस था, बराबर, और दूसरे इसमें आप मान लो HCl, है ना। अब क्या हुआ, कंबाइन करने पर ये एक दूसरे से नज़दीक आ जाएंगे, है ना। नज़दीक आने से क्या होगा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस था, जो गैप था, थोड़ा कम होगा, मतलब वॉल्यूम इनका कम हो गया। पहले जो हमने स्टार्ट में लिए अमोनिया और HCl दैट इज इनिशियल वॉल्यूम, और कंबाइन करने पर फाइनल वॉल्यूम, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा, क्या बढ़ रहा, कम हो रहा, वॉल्यूम यहाँ पर कम हो रहा ना। सो वी कैन से दैट, है ना, डेल्टा V इज लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है ना इसका आंसर, बराबर है। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, क्या यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, बराबर है। अब सेकंड देखिए, क्या डेल्टा H, बराबर है, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखिए ये समझ में आया कंसेप्ट आपको, क्या तैयार किया यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड, मीन्स यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है, इसका, बराबर है। अगर देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोडक्ट का ज्यादा हो रिएक्टेंट से तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ इज ग्रेटर देन, ये फोर्स ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन करेंगे, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। अगर प्रोडक्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो किससे, रिएक्टेंट से, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेल्टा V डिक्रीजेस, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब मान लो अब यहाँ पर मैंने एक A ये यूज किया और ये B, है ना, तैयार हो गया इसमें AB। अब तुम्हारे को पता है कि यहाँ पर एनर्जी आपको देना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब एनर्जी, और यहाँ पर भी एनर्जी एब्जॉर्ब। लेकिन यहाँ पर एनर्जी, है ना, जब ये तैयार हो तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रहा, थोड़ा ध्यान से देखना आपने,
मान लो आप कि मैंने यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को, ठीक है ना, 50 जूल एनर्जी दिया और इसको मैंने 30 जूल एनर्जी दिया, 50 और 30। जब यहाँ पर ये दोनों का इंटरेक्शन होगा, बराबर, इंटरेक्शन होने पर क्या होगा कि इसका जो एनर्जी है वो लेस रिलीज हो रहा, कितना होना चाहिए था, 80 होना चाहिए था, लेकिन ये 70 जूल ही रिलीज हो रहा। मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कितने डिफरेंस आ रहा, 10 का, बराबर है ना। मीन्स डेल्टा एच यहाँ पर कितना रहेगा बताइए आप, बोलिए। डेल्टा एच इज लेस देन 0। मीन्स देखिए हीट है ना, एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी इज ग्रेटर देन रिलीज एनर्जी, बराबर है। यहां पर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही और रिलीज कम हो रही, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मीन्स डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। कंसेप्ट समझ में आया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जा रहे तो डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जी विल बी क्या रहेगा, लेस देन 0। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, पक्का। चलो नोट करो, इसका मैं आपको ग्राफ समझा देता, बाद में हम इसके एग्जांपल पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए, हाँ मान लो मैंने यहाँ पर यूज किया x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 1। क्या होगा कि इस, है ना, इस सॉलिड में हमने सॉल्वेंट ऐड किए तो क्या होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 0, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इसका धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसको बताए थे मोल फ्रैक्शन। यहाँ से इधर जाने पर x1 इंक्रीज हो रहा और इधर x2 इंक्रीज हो रहा, बराबर। जब यहाँ पर x1 इंक्रीज होगा तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर P1 नॉट ये भी इंक्रीज हो रहा है ना, और पार्शियली बताएंगे इसको वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट बताएंगे, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इट इज आल्सो इंक्रीजेस, है ना। जब ये इंक्रीज हो तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, अभी पढ़े हमने। और P2 इज इक्वल टू द, क्या था बोलो, P2 इज इक्वल टू द P2 नॉट x2, और ये था टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो ये तो ग्राफ होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन का, बराबर है। अब मैं आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ जो नेगेटिव डेविएशन बता रहा, देखिए कैसा आएगा। क्या यहां पर इसका देखिए, इसका जो वेपर प्रेशर है, और है ना, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जितना चाहिए था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। जितनी हमारे को यहाँ पर इसके वेपर प्रेशर की अपेक्षा उम्मीद थी उससे कम वेपर प्रेशर मिला, कम मिल रहा, मतलब यहाँ पर डेविएशन कौन सा आएगा, नेगेटिव। टोटल प्रेशर इतना चाहिए था इसका, बराबर, लेकिन जितना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम आ गया, मीन्स कौन सा रह गया, नेगेटिव डेविएशन, है ना। अब यहाँ पर देखिए, क्या वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, है ना, सॉल्यूट जितना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम, तो ये ग्राफ रहेगा किसका, नेगेटिव डेविएशन का, है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, बराबर है। जितनी उम्मीद थी उससे कम। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को उम्मीद थी कि हमारा बच्चा नीट में 600 प्लस मार्क लेके आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ऐसा है उसकी थोड़ी मेहनत कम पड़ जाती है, वो 400 मार्क्स लेके आता, बराबर है ना। कितने मार्क्स लेके आ रहा, 400 मार्क्स। तो
तो जितना आइडियल, मतलब आइडियल समझ लो आप, क्या वहाँ पर नीट का जो कट ऑफ था, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए क्या नीट का जो कट ऑफ है वो 550 है, 550 बराबर। अगरचे आप 720 में से 550 मार्क्स लेके आते हैं तो राउल्स के हिसाब से आप आइडियल हो गए। क्या हो गए? आइडियल। क्यों? क्योंकि आपको जितने मार्क चाहिए था आपने उतने नंबर लेके आए, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे कि जिन्होंने 550 मार्क्स लाना चाहिए थे लेकिन उन्होंने 400 मार्क्स आए 720 में से, जितनी अपेक्षा थी उससे कम नंबर लेके आ गए। कौन सा डेविएशन होगा? नेगेटिव डेविएशन, राउल्स के हिसाब से, है ना। तो ऐसा ही सॉल्यूशन भी डेविएशन शो करता है नेगेटिव। क्या जितना इसका वेपर प्रेशर चाहिए था, जितना इसका वॉल्यूम चाहिए था, जितना इसका एंथैल्पी चाहिए था, उससे थोड़ा सा कम आया, बराबर है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? मान लीजिए आप कुछ स्टूडेंट ऐसे है कि 550 मार्क्स चाहिए थे लेकिन उन्होंने 650 मार्क ले लिए, बराबर है ना। ऐसा बी पॉजिटिव, लेकिन इस साल 2020 का पॉजिटिव सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो गया, बराबर है ना। चलिए देखिए, तो मान लीजिए कुछ बच्चों ने 650 मार्क्स लेके आ गए, जितने मार्क चाहिए था, कितने चाहिए था? 550 चाहिए था सिलेक्शन के लिए एमबीबीएस फ्री सीट, लेकिन उन्होंने 650 मार्क लेके आ गए, बराबर। तो वहाँ पर वो कौन सा डेविएशन शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन, मतलब जितनी उम्मीद थी, जितनी अपेक्षा थी, उससे थोड़ा ज़्यादा लेके आ गए, बराबर। दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे आप उसको? पॉजिटिव डेविएशन। तो ऐसा ही सॉल्यूशन का भी यहाँ पर पार्शियल प्रेशर रहेगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। जितना प्रेशर चाहिए था उससे ज़्यादा वो सॉल्यूशन प्रेशर शो कर रहा, जितना वॉल्यूम चाहिए था सॉल्यूशन का वॉल्यूम उतना ज़्यादा बता रहे रिएक्शन कंप्लीट होने पर, जितना हीट ऑफ रिएक्शन चाहिए था उतना उससे ज़्यादा बता रहे, बराबर ना। दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डेविएशन। तो देखिए आप, नेगेटिव डेविएशन आपको समझ में आ गया, जितना मैं एनालिसिस करना था कर चुका है इसको, पक्का, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसकी याद रखिए आप। देखिए कहा, यहाँ लिखते हैं हम कोने में एग्जाम्पल इसकी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, SAW रटने के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। एग्जाम्पल याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस वाटर, HBr प्लस वाटर, HI प्लस वाटर, HClO4 प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, बराबर है ना, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है इसका A, B, C और D। ये जो C है इसको क्लोरोफॉर्म मानना आप, क्या यूज करेंगे? क्लोरोफॉर्म प्लस क्या रहेगा? क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, जो मैं आपको जस्ट एग्जांपल बताया, एक्सपांड करके भी समझा था आपको। सेकंड क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, थर्ड क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथिल ईथर, ठीक है ना। कितने एग्जांपल हो गए? 3, 3, 6, 3, 9। और देखिए एग्जांपल आप इसकी, हाँ क्लोरोफॉर्म प्लस, हाँ एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस वाटर, क्या बोलिए? एसिटिक एसिड प्लस वाटर, ये भी एग्जांपल है, मतलब वीक एसिड और वाटर की, ठीक है। ये एग्जांपल इसके नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। और कौन से हो सकते हैं एग्जांपल? सोचो आप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला। देखिए एनिलीन प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म लेंगे, एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले कंपाउंड लेते हैं हम, इथिल अल्कोहल प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म, 6 नंबर पर इथिल अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म। याद करें क्या एग्जांपल? देखिए सॉप, ABCD, क्लोरोफॉर्म, समझ में आया? सी, थोड़ा बोल्ड करना आपने इसको, रटने के लिए। A
एसीटोन, बेंजीन, डाइथिल, ईथर, बराबर है। एसिडिक एसिड प्लस वाटर, एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म, है ना। यहाँ पर हमने ON ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड यूज किए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता, ठीक है ना। एक ये इथिल अल्कोहल और इथिलामाइन, है ना, प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया क्या? पक्का याद रखेंगे एग्जाम्पल। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा था कि एसीटोन प्लस वाटर कैसा रहेगा। ये क्लोरोफॉर्म प्लस कौन सा, एसीटोन, तो ClCl प्लस, ठीक है ना, O डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड, ये पहले समझा चुका मैं, बॉन्ड Cl, है ना, बॉन्ड H O बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये डबल बॉन्ड था, है ना। देखिए यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर किससे ज़्यादा है, हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बेचारा भूखा हो जाएगा, प्यासा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। ये क्या करेगा, क्या इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, इस पर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, हाइड्रोजन दूर हट जा रहा है उससे। अब ये पोलर कंपाउंड है, एल्डिहाइड कीटोन आर पोलर कंपाउंड, तो यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, और इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर है ना। जब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो वॉल्यूम इसका कम हो जाता, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? अब हर एग्जांपल को कहाँ इतना टाइम दिया एक्सपांड करने के लिए, अब समझ सकते हैं, ठीक है। ये HI है लाएंगे यहाँ पर, देखिए, हाँ पॉज करके नोट कर लो आप ये, ठीक है। हाँ हेडिंग डालो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, जब यहाँ पर ये ऑब्जर्व वाला किससे, थ्योरेटिकल से ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, और ये भी, ये ज़्यादा, डेल्टा V डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको पहले ग्राफ समझा दूँ आपको, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। यहाँ पर मैंने यूज़ किया पोलर कंपाउंड, ले लो जो भी लेना है आपको, कौन सा ले लेते हो, वाटर, ठीक है। और यहाँ मैंने यूज़ किया एक नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है ना, नॉन पोलर। यहाँ मैंने यूज़ किया बेंजीन, तैयार हो गया इसमें सॉल्यूशन, क्या तैयार हुआ, सॉल्यूशन। अब एनसीईआरटी की भाषा पर आ जाओ, A B और ये तैयार हो गया AB, ठीक है ना। चलिए देखिए अब क्या होगा इसमें, हाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है ना, और यहाँ हमने यूज़ किए थे 100 ml, ये यूज़ किए थे 50 ml। अब रिजल्ट ये मिला कि यहाँ पर 200 ml इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, यहाँ पर था डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और इसमें था कौन सा, डायपोल इंड्यूस, इंस्टंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, है ना। मतलब यहाँ पर प्योरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल था और ये पोलर मॉलिक्यूल था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने दोनों को कंबाइन कर दी, कंबाइन करने पर क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम जो है थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन कौन सा हो रहा बताइए आप, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। अभी वो टॉपिक तो नहीं पढ़ना था, इसे बता रहा मैं आपको, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि वॉल्यूम कितना होगा इसका 200 ml, और टोटल वॉल्यूम कितना था, ये V1 प्लस V2 कितना था बताइए, 150 ml, मीन्स ये V फाइनल और ये है VI, V इनिशियल, कितना आ गया यहाँ पर
डेल्टा V इज इक्वल टू, है ना, 200 माइनस 150 बराबर है कितना है, प्लस 50। सो डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0, बराबर है। हाँ, अब देखिए सेकंड पॉइंट ये है, क्या यहाँ पर क्या हुआ कि हमने इसको एनर्जी दी है 50 जूल, इसको एनर्जी दी हमने 40 जूल, बराबर है। और यहाँ हमने बॉन्ड ब्रेक किए, एब्जॉर्ब हुआ यहाँ पर, है ना, इसने भी एनर्जी एब्जॉर्ब किया। बाद में क्या हुआ, क्या यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी बोलो रिलीज होता, एनर्जी रिलीज होगा, मतलब यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। लेकिन क्या हुआ, क्या था, टोटल एनर्जी यहाँ पर दिए थी कितना 90, और यहाँ से रिलीज हो रहा 100 जूल, कितना हो रहा 100 जूल, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आ रहा +10, बराबर है। मीन्स डेल्टा एच कितना रहेंगे इसमें, पॉजिटिव, है ना, 10 आ रहा है ना। और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाए तो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जी इज लेस देन 0, है ना। और यहाँ पर टोटल प्रेशर जो है, रॉड्स लॉ, बराबर, टोटल प्रेशर जो है मतलब ऑब्जर्व वाला, ये एक्सपेक्टेड से कैलकुलेटेड से ज़्यादा है ना। जब ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा रहेगा ना, P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1 और P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट x2, बराबर है, ठीक है। चलिए देखिए, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, इसका ग्राफ समझाता आपको। इसमें 2 पॉइंट हमारे को एक्सप्लेन करना है, दोनों पॉइंट समझाता आपको क्या चीज़ एक्सप्लेन करना है। बता दीजिए दीदी, x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 1, सॉल्यूट हमने ऐड किए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंक्रीज हुआ, P1 इज इक्वल टू द P1 नॉट x1, बराबर है। और ये क्या है, x1 इज इक्वल टू 1, इधर से इधर जा रहे हैं हम, x1 इंक्रीज हो रहा है ना। और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, ओके। और ये क्या है, Vp, वेपर प्रेशर ऊपर इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, प्योर सोल्यूट, ठीक है ना। ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिए, बराबर है ना। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द, बोलो, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, और ये P2 इज इक्वल टू द P1 नॉट P2 नॉट x2, बराबर है। यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0, सॉल्वेंट ऐड करने पर सॉल्वेंट में कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएंगे, इधर से इधर आने पर x2 इंक्रीज हो रहा, हो गया इंक्रीज। देखिए, लेकिन हमने क्या बताया, कोई पॉजिटिव डेविएशन कैसे बता, एक्सपेक्टेड तो ये था, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन क्या हुआ इसमें, क्या इसका ग्राफ हम एक काम करते, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से ग्राफ आ गया। ये क्या, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द P1 प्लस P2 लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है। अब इसका एक्सपेक्टेड ये था और एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा ज़्यादा इसका पार्शियल प्रेशर हो गया, बराबर है। ये तो आप यहाँ नहीं लिख करके ऊपर लिख लेना ऐसा, ठीक है ना। P2 इज इक्वल टू द P2 नॉट x2, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता, ठीक है। चलिए देखिए, और इसको हम थोड़ा सा और क्लीन कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो देखो, P2 इज इक्वल टू द P2 नॉट x2, कि नहीं, P1 रहेगा ना, P1 नॉट x1, बराबर है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डबल से ड्रॉ कर लेते, ये वाला अच्छे नहीं, बहुत खराब दिखा रहा, देखिए, हाँ, ये ऐसा, ठीक है ना। देखिए, इसको ऐसा ड्रॉ करने का ये बता दिया हमने, और ये बता दिए, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द P1 प्लस P2, और P1 इज इक्वल टू द P1 नॉट x1, P2 इज इक्वल टू द P2 नॉट x2, बराबर। जितना चाहिए था उससे ज़्यादा, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा हमारे को यहाँ पर वेपर प्रेशर मिला,
है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए आप, क्या यहाँ पर जो है P2 नॉट शुड बी ग्रेटर देन टोटल प्रेशर। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे फर्स्ट केस में, क्या यहाँ पर टोटल प्रेशर, ये वाला प्रेशर जो है ये कम रहना किससे, P2 नॉट से। दो चीज़ें इसमें, एक ये वाला। अब सेकंड देखिए आप, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किए, थोड़ा जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, ये था एक्सपेक्टेड x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 0। इधर से इधर आने पर x1 इंक्रीज हो रहा है, इधर से x2 इंक्रीज हो रहा है, और ये है मोल फ्रैक्शन, और ये है वेपर प्रेशर, और ये है P2 नॉट, और ये है P1 नॉट। बराबर है ना। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है जिसको हम m बता दिए, बराबर है। तो यहाँ पर जो है टोटल प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन P2 नॉट, थोड़ा सा इसको ऊपर लेने का, बाकी पूरा सेम है। ये है PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, है ना, और यहाँ पर P2 इज इक्वल टू द P2 नॉट इंटू x2। बस हो गया, कुछ भी नहीं है। ग्राफ आपको समझ में आ गया पक्का? चलो नोट कर लो इसको, फिर इसके एग्जाम्पल समझाया था आपको। ठीक है, देखो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, टॉपिक भी तो बड़ा था। अब एजोट्रोपिक मिक्सचर में अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर देता। क्या एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, आपको फील होगा टॉपिक, है ना। एजोट्रोपिक मिक्सचर, उसकी एग्जांपल, उसमें पॉजिटिव डेरिवेशन और नेगेटिव डेरिवेशन कैसा आएगा वो समझा दूंगा। देखिए इसके एग्जांपल, एक पोलार और नॉन पोलार के एग्जांपल लो, मतलब पोलार प्लस नॉन पोलार। ठीक है ना, वाटर प्लस C6H6 बेंजीन, वाटर प्लस C6H5 CH3 टोलिन, है ना। थर्ड एग्जांपल है इसकी CCl4 प्लस बेंजीन, CCl4 प्लस एसीटोन। ठीक है ना, इसके बाद में CCl4 प्लस एनिलीन। ठीक है ना, नेक्स्ट CCl4 प्लस टोलिन, CCl4 प्लस टोलिन। ठीक है ना, नेक्स्ट है एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस टोलिन। ठीक है ना, और एसीटोन प्लस, ठीक है, एसीटोन हाँ प्लस इथिल अल्कोहल। ठीक है ना, इसके बाद में फिर इसके एक और एग्जांपल है CH3OH मीथिल अल्कोहल प्लस बेंजीन C6H6 इथिल अल्कोहल प्लस बेंजीन C6H6। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल है किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन की। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान से देखिए आप, ये हमारा लास्ट टॉपिक था और आपको ये एग्जांपल्स एज इट इज लर्न करना है। ठीक है ना, अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट हो तो बिल्कुल मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। और देखिए जब भी आप लेक्चर स्टार्ट करें ना तो उसको पूरा डिटेल देखने का। कैसा है कि हम उसको स्किप करते चले जाते, क्या बोलते हैं उसको हमारी हिंदी भाषा में, आधा पार्ट और पीछे सा पार्ट, बराबर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए
किसी भी टॉपिक को समझने के लिए पहले उसका बेसिक, क्योंकि मैंने ये जो मतलब चैप्टर डाला मैक्सिमम तो होगा हमारा समझो 95%, कुछ टॉपिक बाकी रहेंगे बस। तो आप इस पर ध्यान देंगे ना तो बहुत डिटेल डाला मैंने, मतलब सॉल्यूशन सॉल्यूट वहाँ के बेस से स्टार्ट किया हमने, सॉल्यूशन सॉल्यूट से बेस से स्टार्ट किए, धीरे धीरे क्या बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, टर्नरी सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर बाद में आए थे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन एटसेट्रा, ठीक है ना। तो आप अच्छे मेहनत कर रहे हो और इस ये एग्जाम्पल लर्न करने के लिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट हो, 1 मिनट देखिए, यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिखे ये नहीं होंगे इसके एग्जाम्पल, क्योंकि इथिल अल्कोहल और एसीटोन आ गए ना, ये एग्जाम्पल हो सकती, एसीटोन प्लस टोलिन है ना, CCl4 प्लस टोलिन, बराबर है, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट हो तो बिल्कुल मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है, बाय।